नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी टेक जोन में। आज इस सेशन में हम जनरल अवेयरनेस समान जानकारी का अध्ययन करते हैं और यह जो पेपर है इस बार एसएससी जेईई का पेपर है जो 2014 में इवनिंग सेशन में आया हुआ है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, आर्टिकल 51A में मूल कर्तव्यों को निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा समाविष्ट किया गया है। अर्थात भारत का जो संविधान है उसमें आर्टिकल 51A में कुल मूल कर्तव्यों को निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा समाविष्ट किया गया है। किस अधिनियम द्वारा समाविष्ट किया गया है? 42वें संशोधन द्वारा समाविष्ट किया गया था। किस संशोधन द्वारा? 42वें संशोधन द्वारा। इसका आंसर ए सही हो जाएगा। यह संशोधन कब किया गया था? 1976 में 1976 में स्वर्ण सिंह की समिति के रिपोर्ट के आधार पर इस संशोधन किया गया था। और 86वां संशोधन में क्या किया गया? 86वें संशोधन जो 2002 में हुआ था उसमें 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा का जो अधिकार है प्रदान करने के अभिभावकों को मूल कर्तव्य निर्धारित किया गया कि यह पेरेंट्स का मूल कर्तव्य रहेगा कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को आप प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य रूप से देंगे। और इस प्रकार से जो पहले संविधान संशोधन हुआ था 42वें में, उसमें 10 मूल कर्तव्य थे। तो 86वें संशोधन के दौरान के बाद यह कितने मूल कर्तव्य हो गए? 11 मूल कर्तव्य हो गए। अर्थात पहले जब मूल कर्तव्य जोड़ा गया तो कितने मूल कर्तव्य थे? 10 थे। फिर 2002 में 86वें संशोधन के द्वारा इसमें एक और मूल कर्तव्य जोड़ दिया गया। क्या जोड़ दिया गया? कि 6 वर्ष से 14 वर्ष तक बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य होगी। तो इस प्रकार टोटल वर्तमान में कितने मूल कर्तव्य हैं? वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य हैं। किस में जोड़ा गया है? 51A में जोड़ा गया है। भाग 4 को 51A में जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सेलेक्शन के लेखक कौन है? तो किस लेखक कौन है? इसके लेखक चार्ल्स डार्विन है। कौन है? चार्ल्स डार्विन है। इन्होंने कुछ सुझाए हुए थे जिस थोड़ा सा देख लेते हैं, वो ये भी पूछ सकता है। तो इन्होंने बताया था, अस्तित्व के लिए संघर्ष, पृथ्वी पर एक निश्चित मात्रा में जगह, खाद्य पदार्थ इत्यादि के लिए संघर्ष करना पड़ता है। फिर इन्होंने बताया था योग्यतम की उत्तरजीविता, अर्थात संघर्ष करने के पश्चात जो बच जाता है वो उसके लिए योग्यतम की उत्तरजीविता होनी चाहिए अगर आपको भविष्य में आगे रहना है तो। फिर थर्ड आता है इनका कंसेप्ट प्राकृतिक चयन, संघर्ष के बाद जो योग्यतम जीव होंगे प्रकृति के, उन्हीं को जीवित रहने के लिए चयन करेगा प्रकृति। इस प्रकार अयोग्य, कमज़ोर और जीव प्राकृतिक रूप से समाप्त हो जाते हैं और नए योग्य जातियाँ और विकसित हो जाती हैं। इन्होंने जो पृथ्वी पर जीव जातियाँ हुई थी, उनमें परिवर्तन हुआ था, उसके परिप्रेक्ष्य में इन्होंने बात कही थी। तो फिर एक बार हमको याद रखना चाहिए कि ओरिजिन ऑफ स्पीच बाय नेचुरल सेलेक्शन क्या है? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सेलेक्शन, यह किसकी पुस्तक है? यह चार्ल्स डार्विन की पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि जवाहरलाल नेहरू समुद्र तट अर्थात बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो जवाहरलाल नेहरू समुद्र तट या बंदरगाह कहाँ स्थित है? यह बंदरगाह मुंबई में स्थित है। कहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित है यह। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मुंबई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला? नेक्स्ट क्वेश्चन बोला लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? तो लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? लक्षद्वीप में 36 द्वीप हैं। कितने द्वीप हैं? 36 द्वीप हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कांच के रसोत्कीर्ण अर्थात ईचिंग, कांच के ईचिंग में हम किस अम्ल का प्रयोग करते हैं? तो हम किसका प्रयोग करते हैं? सबसे जो क्या बोलेंगे, सबसे प्रबल अम्ल का यूज करते हैं। उसका क्या नाम है? हाइड्रोजन फ्लोराइड। क्या होता है? हाइड्रोजन फ्लोराइड। कांच के रसोत्कीर्ण अर्थात
ईचिंग, कांच की ईचिंग में हम किस अम्ल का प्रयोग करते हैं? तो हाइड्रोजन फ्लोराइड का प्रयोग करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है वैंगई नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वैंगई नदी का स्रोत किसकी पहाड़ियों से मिलता है? तो वैंगई नदी का स्रोत कार्डमोम क्या है? कार्डामोम इलायचियों की पहाड़ी से मिलता है। किससे, कहाँ से मिलता है? इलायचियों की पहाड़ी से मिलता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कार्डामोम की पहाड़ियों से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला भारत का बड़ा राष्ट्रीयकृत बैंक कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत बैंक कौन है? SBI अर्थात स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण करते हुए इसका नाम क्या रख दिया गया? SBI रख दिया गया अर्थात स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। वर्तमान में इसके लगभग 85,356 अर्थात लगभग 85,000 बोल लीजिए, 85,000 इसकी शाखाएं हैं। कितनी हैं? 85,000 शाखाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? महमूद गजनवी का प्रसिद्ध अंतिम अभियान किसके विरुद्ध था? तो महमूद गजनवी का प्रसिद्ध अंतिम अभियान किसके विरुद्ध था? तो यह सोमनाथ मंदिर के विरुद्ध था। किसके था? सोमनाथ मंदिर के विरुद्ध था। इसका मुख्य उद्देश्य आक्रमण का क्या था? धन इकट्ठा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि संबलपुर निम्नलिखित नदियों में से किस नदी के तट पर स्थित है? तो संबलपुर किस नदी के तट पर स्थित है? तो संबलपुर महानदी के तट पर स्थित है। इसी नदी के किनारे जो भारत का सबसे जो लंबी बांध है हीराकुंड, इसी नदी पे बनाया गया है, जो एक सबसे बड़ी मल्टीपर्पज़ योजना भी है रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रति व्यक्ति आय किसके द्वारा निर्धारित होगी अर्थात किसके द्वारा प्राप्त होगी? जनसंख्या आय को जनसंख्या द्वारा विभाजित करने पर, राष्ट्रीय आय को जनसंख्या द्वारा विभाजित करके। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ए सही आंसर हो जाएगा। कुल राष्ट्रीय जो आय है उसको कुल जनसंख्या द्वारा विभाजित करके भाग दे के हम प्रति व्यक्ति आय निकाल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है अस्थियों और दांतों में उपस्थित रासायनिक पदार्थ क्या होता है? तो अस्थियों और दांतों में उपस्थित पदार्थ का क्या नाम होता है? कैल्शियम फॉस्फेट होता है। कैल्शियम फॉस्फेट का सूत्र क्या होता है? CH3PO4O2। तो क्या हो जाएगा हमारा? सही आंसर ए हो जाएगा, कैल्शियम फॉस्फेट। इसका सूत्र याद रखेंगे, CA3PO4 PO4 पर 2 माइनस चार्ज होता है, PO4 पे 2 माइनस चार्ज नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिस धर्म का उद्भव किसके उपदेश से हुआ था? सिख धर्म का उद्भव किसके उपदेश से हुआ था? तो सिख धर्म का उद्भव गुरु नानक देव के उपदेश से हुआ था। किसके देशों से हुआ था? गुरु नानक। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा इसकी जानकारी देख लें। तो इसमें क्या दिया है? सिख संप्रदाय की स्थापना का श्री गुरु नानक प्रथम गुरु को जाता है। किसको जाता है? गुरु नानक देव जी को जाता है। गुरु नानक के अनुयायी सिख कहलाए और इनका जन्म 1469 ईस्वी में पाकिस्तान के तलवंडी नामक स्थान पर हुआ था। इनका मृत्यु कब हुआ था? 1539 में हुआ था। करतारपुर में मृत्यु हो गई। 10 गुरुओं का नाम, प्रथम कौन थे? गुरु नानक थे। दूसरे गुरु अंगद थे। तीसरे गुरु अमरदास थे। चौथे रामदास थे। पांचवें गुरु अर्जुन थे। गुरु हरगोविंद छठवें थे। सातवें गुरु हरराय थे। गुरु हरकिशन आठवें थे। गुरु तेग बहादुर 10वें थे। और गुरु गोविंद सिंह अंतिम गुरु हुए, कौन से थे? गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कावेरी नदी निम्नलिखित राज्यों में से किससे आरंभ होती है? तो कावेरी नदी निम्नलिखित में से किससे आरंभ होती है?
तो कावेरी कहाँ से आरंभ होती है? कावेरी कर्नाटक। क्या हो जाएगा? कावेरी कर्नाटक से आरंभ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि न्यूक्लियोस केंद्रिक क्या होगा? न्यूक्लियोस किसके अंतर्गत उपस्थित होती है? तो न्यूक्लियोस क्या है? न्यूक्लियस केंद्रिका केंद्रक के अंदर उपस्थित होती है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? बी सही आंसर हो जाएगा। केंद्रिका किसके अंदर उपस्थित होती है? तो केंद्रिका केंद्रक के अंदर उपस्थित होती है, अंतर्गत उपस्थित होती है। थोड़ा सा इसकी हम डीप जानकारी देख लेते हैं। बोला केंद्रक के अंदर केंद्रक द्रव में एक छोटी गोलाकार अंडाकार रचना पाई जाती है जिसे केंद्रिका कहते हैं। केंद्रिका में आरएनए का संश्लेषण होता है। क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया को हम ऊर्जागृह भी बोलते हैं मानव शरीर का। इसकी खोज किसने की थी? अल्टमैन ने की थी। यह कोशिका द्रव में बिखरी हुई पाई जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया के भीतरी झिल्ली और अनेक प्रवर्धक निकलकर माइटोकॉन्ड्रिया गुहा में लटके रहते हैं। यह क्रिस्टी कहते हैं। कोशिका द्रव्य क्या है? कोशिका द्रव जीव द्रव्य वह भाग है जो कोशिका भित्ति और केंद्रक के बीच में उपस्थित होता है। नेक्स्ट देखते हैं। स्टेप घास स्थल कहाँ पाया जाता है? तो स्टेप घास स्थल कहाँ पाया जाता है? यह रसिया में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? रसिया में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रूस हो जाएगा। सी सही हो जाएगा। तो स्टेप घास स्थल कहाँ पाया जाता है? तो रूस में पाया जाता है। इन्हें यूरेशिया में स्टेप बोलते हैं। क्या इसी घास को यूरेशिया में स्टेप बोला जाता है। अमेरिका में प्रेयरी बोलते हैं। अमेरिका में क्या बोलते हैं? प्रेयरी बोलते हैं। दक्षिणी अमेरिका में पाम्पास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पाम्पास बोलते हैं। दक्षिणी अफ्रीका में वेल्ड बोलते हैं। तो एक ही घास है, उसका अलग अलग देशों में अलग अलग नाम है। तो दक्षिण अमेरिका में क्या बोलते हैं? पाम्पास। क्या? पाम्पास बोल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ हम देख सकते हैं कि यूरेशिया में स्टेप बोलते हैं। उत्तरी अमेरिका में प्रेयरी बोलते हैं। दक्षिणी अमेरिका में पम्पास बोलते हैं। दक्षिणी अफ्रीका में वेल्ड बोलते हैं। एक ही घास है। MS ऑफिस, फोटोशॉप, एनी मैजिक इसकी उदाहरण है। यह किसके उदाहरण है? तो यह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन होते हैं? जो सिस्टम के स्पेशली सिस्टम को कंट्रोल करते हैं, या फिर एक तरह से वो उसके अंडर में वो पूरे सिस्टम को कंट्रोल करता है। वो एक कंप्यूटर के प्राथमिक यूज के रूप में उसका यूज किया जाता है, तो उसको हम सिस्टम सॉफ्टवेयर बोल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य का एक अलग संविधान होता था? तो ये अब वर्तमान में ये क्वेश्चन नहीं बनेगा, क्योंकि अब क्या किया गया है, धारा 370 के तहत इस चीज़ को हटा दिया गया है। अब जम्मू कश्मीर का अलग कोई संविधान नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है पादपों और जंतुओं की सार्वत्रिक ऊर्जा मुद्रा क्या किसे बोलते हैं? तो ATP को पादप और प्लांट एंड एनिमल के सार्वत्रिक यूनिवर्सल एनर्जी करेंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल एनर्जी करेंसी प्लांट और एनिमल के किसको बोलते हैं? तो ATP को बोलते हैं, एडिनो ट्राईफास्फेट को। किसको बोलते हैं? एडिनो ट्राईफास्फेट को पादप और एनिमल के द यूनिवर्सल एनर्जी करेंसी कहलाती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। पादपों तथा जंतुओं के सार्वत्रिक ऊर्जा केंद्र ATP एडिनोसिन ट्राईफास्फेट होता है। श्वसन एक जैविक प्रक्रिया होती है जिसमें शर्करा तथा वसा ऑक्सीकरण होता है तथा ऊर्जा मुक्त होती है। यह ऊर्जा शरीर के विभिन्न कार्यों को करने में सहायक होती है। इस प्रक्रिया में ATP जैव ऊर्जा का उत्पादन करता है। तो यूनिवर्सल एनर्जी करेंसी किसको बोलेंगे? तो यूनिवर्सल एनर्जी करेंसी ATP को बोलेंगे। किसको बोलेंगे? ATP एडिनो ट्राईफास्फेट।
तिलचट्टा कॉकरोच जो होता है वो किस प्रकार का जंतु होता है? शाकाहारी होता है, रुद्राहारी होता है, मांसाहारी होता है? तो यह सर्वाहारी होता है, अर्थात ओमनीवोरियस होता है। ओमनीवोरियस सर्वाहारी है, मांस खाता है, और शाकाहारी भी होता है, मांसाहारी भी होता है कॉकरोच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है भारतीय आयकर है। भारतीय आयकर कैसा है? तो भारतीय आयकर प्रत्यक्ष है, ये सबको पता है। यह प्रत्यक्ष और वर्धमान है। क्या है? प्रत्यक्ष और प्रोग्रेसिव है। क्या है? प्रत्यक्ष और प्रोग्रेसिव है। प्रत्यक्ष कर कौन से होते हैं? प्रत्यक्ष कर वो कर होते हैं, यहाँ देख लीजिए थोड़ा सा। प्रत्यक्ष कर कौन होते हैं? जो हम पे डायरेक्ट इफेक्ट डालते हैं, डायरेक्टली हमसे लिया जाता है। प्रत्येक कर वे होते हैं प्रत्यक्ष कर जिनको वही व्यक्ति देता है जिस पर लगाया जाता है केंद्र सरकार द्वारा। प्रत्यक्ष कर आयकर, निगम आय, व्यय कर, संपत्ति कर, पूंजी कर, लाभ इत्यादि हो जाते हैं। अप्रत्यक्ष कर हो जाता है जो डायरेक्टली हमारे ऊपर उसका असर होता है। अर्थात कई लोगों का, जैसे रोड है, रोड टैक्स लिया जाता है तो वह हमारा एक किस में आ जाएगा? इनडायरेक्ट टैक्स का अंडर में आ जाएगा। ऐसे ही कई प्रकार के हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रोग्रेसिव कर किसे बोलते हैं? जिसमें आय की वृद्धि के साथ साथ दर में भी वृद्धि होती है, वे प्रगतिशील कर कहलाते हैं। जिसमें फिक्स नहीं होता कि आपको ये है, उस समय अनुसार उसका, आपकी आमदनी के अनुसार वह कर बढ़ता रहता है, तो उसको प्रोग्रेसिव टैक्स बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? राजा राम मोहन राय द्वारा की गई थी। इसका आंसर डी सही हो जाएगा। 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। कब की थी? 1828 में। राजा राम मोहन राय का जन्म कब हुआ था? 1772 ईस्वी में बंगाल के हुगली जिले में हुआ था। 1815 में हिंदू धर्म को एक ईश्वरवादी मत के प्रचार हेतु राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा का गठन किया, जिसमें द्वारकानाथ ठाकुर भी शामिल हुए थे। 1829 में विलियम बेंटिंक द्वारा सती प्रथा को प्रतिबंधित करने के लिए लाए गए कानून को लागू करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई थी इन्होंने। जो सती प्रथा का रोक लगाने में किसका मतलब सहयोग था? तो यह विलियम बेंटिंक का भी सहयोग था। यह हम याद रखेंगे, कई बार ये भी क्वेश्चन आ जाता है। तब फारसी भाषा में मीरातुल अखबार का प्रकाशन किया और 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना इन्होंने राजा राम मोहन राय ने की थी। किसके समय में की थी? विलियम बेंटिंक के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए नौकरियों की आरक्षण व्यवस्था प्रदान की गई थी? किस अनुच्छेद के तहत ऐसा किया गया? तो 335 अनुच्छेद के तहत ऐसा किया गया था। इसमें क्या था कि अनुच्छेद, इसको थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं, इससे कई क्वेश्चन बन सकते हैं। तो अनुच्छेद 335 में सेवा एवं पदों के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के दाव संघ तथा किसी राज्य के कार्यकलाप से संबंधित सेवाओं एवं पदों के लिए नियुक्ति करने में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों दावों का प्रशासन की दक्षता बनाए रखने की संगत के अनुसार ध्यान रखा जाएगा। परंतु इस अनुच्छेद में कोई बात अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के पक्ष में संघ या किसी राज्य के कार्यकलाप से संबंधित सेवाओं को किसी वर्ग या वर्गों में या पदों पर पदोन्नति मामले के आरक्षण, किसी परीक्षा अर्हक अंकों को छूट देने या मूल्यांकन मानकों को घटाने के लिए उपलब्ध कराने के अनुसार करेगी। तो सीधा सा यहाँ से हमको क्या है कि जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण व्यवस्था कब, किस अनुच्छेद में जिक्र किया गया है? तो अनुच्छेद 335 में इसका जिक्र किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र विद्युत उत्पादित करता है? अर्थात विद्युत के उत्पादन में कौन सा यंत्र सहायक होता है? तो जो हमारा डायनोमो होता है, हमारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डायनेमो हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि नीफे, नीफे क्या होता है? नीफे शब्द किससे संबंध रखता है? तो ये क्या होता है? सियाल। क्या होता है? सियाल, सियाल, सी में, एंड नीफे, NIFE, नीफे। ये तीन होते हैं। तो नीफे किससे संबंधी रखता है? तो नीफे भूमि क्रोड से संबंधित रखता है। किससे संबंधित रखता है? भूमि क्रोड से संबंधित रखता है। सियाल किससे संबंधित रखता है? तो जो हमारा पृथ्वी है, ये पृथ्वी हो गई, तो पृथ्वी की जो क्रूड होता है, क्रूड को ही हम नीफे बोल देते हैं। इसमें क्या होता है? स्पेशली क्रूड में क्या होता है? NI से क्या हो जाएगा? निकिल होता है, FE से लोहा होता है। इसके थोड़े से बाहर ही आते हैं, तो इसके बाहर ही क्या होता है? सीमे होता है। क्या होता है? सीमे होता है, जिसको मेंटल भी बोलते हैं। तो जो यह एरिया होता है पृथ्वी का मध्य भाग, तो इसमें क्या होते हैं? सिलिका होता है और मैग्नीज होता है। इसी पर जब बाहरी भूपर्पट्टी पाए जाते हैं पृथ्वी के, तो सियाल होता है। क्या होता है? सियाल होता है, जिसे हम भूपर्पट्टी बोलते हैं, क्रस्ट बोलते हैं। और इसमें सिलिका पाया जाता है और क्या पाया जाता है? एल्युमिनियम पाया जाता है। एक बार फिर से हम देखते हैं इसको। सियाल क्या होता है? सियाल जो पृथ्वी की भूपर्पट्टी होती है उसको सियाल बोलते हैं। उसमें सिलिका एल्युमिनियम होता है। भूपर्पट्टी के थोड़ा सा नीचे जाते हैं तो उसको थोड़ा सा नीचे जाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? मेंटल बोलते हैं। और उसको जो उसमें मुख्य धातु पाई जाती है, उसमें क्या पाई जाती है? सियाल और मैग्नीज पाते हैं। ये क्या है? मैग्नीज। सियाल और मैग्नीज पाया जाता है, सिलिका और मैग्नीज पाया जाता है। फिर इस अब बीच में चले जाते हैं पृथ्वी के केंद्र में, तो वहाँ पे जो हमारा जिसको क्रूड बोलते हैं, उसमें क्या पाया जाता है? तो निकिल और फेरस पाया जाता है। निकिल और क्या? फेरस पाया जाता है। तो सियाल, सीमे, नीफे। तो पृथ्वी का ऊपरी भाग, मध्य भाग कोर हो जाएगा ये। तो हमारे यहाँ सही नीफे किसमें क्या होगा? पृथ्वी का क्रूड हो जाएगा, कोर, कोर या क्रूड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 1 बिलियन बाइट्स लगभग किसके बराबर होता है? तो 1 बिलियन बाइट्स किसके बराबर होता है? 1 बिलियन बाइट्स बोल रहा है। तो 1 बिलियन बाइट्स का मतलब क्या हो जाएगा? 1000 गुणे 1000 गुणे 1000, इतना बाइट्स है। तो यह किसके बराबर होगा? एक बाइट में कितना होता है? एक बाइट में 1000 KB होगा। कितना होगा? 1000 KB होगा। अगर 1000 KB 1000 से भाग देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? एक पर 6 जीरो होगा, यानी 10⁶ KB हो जाएगा। और हम के और 1 KB में कितना MB होता है? तो 1 KB में 1000 MB होता है। एक्चुअल में 1024 होता है, लेकिन हम अभी गणना को सरल करने के लिए हम 1000 मानते हैं। तो 1 KB में कितना MB हो जाएगा? 1 KB में 1000 KB में 1000 जब KB रहेगा, किलोबाइट रहेगा, तो वह किसके बराबर हो जाएगा? 1 MB के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा? 1 MB के बराबर। तो हम इसमें 1000 से भाग देंगे तो कितना बच जाएगा? कितना बच जाएगा? 10⁻³ बच जाएगा। कितना? 10⁻³ यह क्या होगा? यह MB में होगा। किस में होगा? MB में होगा। और 1000 MB बराबर क्या होता है? 1000 MB बराबर होता है 1 GB। 1000 MB या 1024 MB बराबर क्या होता है? 1 GB होता है। तो हम इसको 1000 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? हमारा 1 आ जाएगा और किस में परिवर्तित हो जाएगा? 1 GB में हो जाएगा। तो हमारा सही आंसर यहाँ क्या होगा? 1 GB होगा। तो 1 बिलियन बाइट क्या है? 1 बिलियन, बिलियन में मतलब कितना? 10⁹ हो जाएगा। 1 बिलियन बाइट, BYTE बाइट्स बराबर क्या हो जाएगा? 1 GB हो जाएगा। क्या होगा? 1 GB हो जाएगा। सही आंसर हमारा क्या होगा? 1 GB होगा। हम एक चीज़ यहाँ पर थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं। अच्छा रुकिए, इसलिए यहाँ देखते हैं। 1 बाइट बराबर 1000 KB बराबर किसके होता है? 1 बाइट के बराबर होता है। 1000 MB 1000 KB किसके बराबर होता है? 1 बाइट के बराबर होता है।
1000 बाइट किसके बराबर होता है? 1 KB के बराबर होता है। 1000 KB किसके बराबर होता है? 1000 KB किसके बराबर होता है? 1 MB के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 1 MB के बराबर होता है। और 1000 MB किसके बराबर होता है? 1000 MB किसके बराबर होता है? तो 1 GB के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 1 GB के बराबर होता है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।